गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास में सिख प्रशासन या राजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोज में बंदा बहादुर या बंदा बैरागी तक कवर किया था। आज जो हम सिख साम्राज्य में सबसे महान जो शासक हुए हैं या प्रशासक, उनका नाम राजा रणजीत सिंह, इनके बारे में हम ध्यान से चर्चा करेंगे आज। तो इसमें भी हमारे जो टॉपिक्स होंगे, रणजीत सिंह का प्रशासन, इन्हें उपाधि कौन कौन सी मिली थी, कितने युद्ध किए थे और इनका साम्राज्य विस्तार क्या था, इनके प्रांत कितने थे और कौन कौन उसके प्रमुख बनाए थे, और सैन्य प्रशासन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, इनका जो शासनकाल रहेगा सन 1792 से 1839 तक। बहुत ही कम अल्प आयु में ही इनको राजा घोषित किया गया था। हालांकि महाराजा और राजा की उपाधि ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो देखते हैं। राज्याभिषेक, जो इनके फादर थे, ये एक मिसल से संबंधित थे, जिसको हम ये एक तो आ जाएगी लाहौर की और दूसरी अमृतसर की। सुकर चकिया मिसल ये लाहौर के प्रमुख थे, जिसे बाद में अपनी इन्होंने राजनीतिक राजधानी बनाई थी, और जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर बनी हुई थी। तो राज्याभिषेक कब हुआ था? सन 1792। मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में। ये उस टाइम कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के। क्योंकि जो फादर थे मान सिंह, इनके जो पिता मान सिंह थे, मान सिंह की मृत्यु हुई थी। किस कारण से मृत्यु हुई थी इनकी? चेचक रोग से। जो चेचक थे, तो चेचक से इनकी एक जो पिंपल टाइप में होता है वो आंखों पर आ गया था, तो ये आंखों की इनकी रोशनी चली गई थी। ये मृत्यु किससे हुई? चेचक रोग से। चेचक। तो जो मिसल के अन्य लोग थे, उन्होंने एक सभा बुलाई और उनके अल्पवयस्क पुत्र को महाराजा उपाधि के साथ वहां का शासक घोषित किया। उपाधि कौन सी थी इनकी? महाराजा की उपाधि। महाराजा। देखना, राजा की उपाधि और महाराजा की अलग अलग है। जो एक अफगानिस्तान के शासक हुए जमान शाह, तो जमान शाह ने राजा की उपाधि दी है, और जब इनका राज्याभिषेक किया गया, कोरोनेशन, उसमें महाराजा की उपाधि, यानी कि महाराजा की उपाधि के साथ तो ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। और जो इनसे युद्ध हुआ था जमान शाह से, तो जमान शाह की एक बार 12 तोपें चिनाब नदी में गिरी थी। उनको जब वापस भिजवाया, इस उपलक्ष्य में प्रसन्न होकर जमान शाह ने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो क्या? महाराजा की उपाधि। और मिसल का नाम क्या था? सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया। सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। देखना, मिसलों पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है इससे पहले, उसमें 12 मिसलों के बारे में चर्चा की गई है। तो सुकर चकिया मिसल और भंगी मिसल, ये दो ही प्रमुख थी। राजा रणजीत सिंह के जो पिताजी थे मान सिंह, वो किस मिसल के प्रमुख थे? सुकर चकिया मिसल। इसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? जो पाकिस्तान का लाहौर का क्षेत्र पड़ता है। अल्पायु कितनी? और 12 वर्ष की आयु में ये वहां के प्रमुख बने। बाद में 1839 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मिसल किससे संबंधित है? सुकर चकिया मिसल से संबंधित। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, ये राजधानी बनाई एक तो लाहौर, और एक राजधानी बनाई अमृतसर। लाहौर। लाहौर क्या थी इनकी? राजनीतिक राजधानी। राजनीतिक राजधानी। ये तो राजधानी केंद्र बनाया अपना। और जो दूसरी, एक मिनट इसका साइज, लाहौर को, अमृतसर को क्या बनाया गया? अमृतसर। अमृतसर को धार्मिक राजधानी। धार्मिक राजधानी। ये किससे संबंधित थी? ये तो आ जाएगी अमृतसर भंगी मिसल से संबंधित। भंगी मिसल। और ये क्या हो जाएगी? सुकर चकिया। सुकर चकिया मिसल। ये दोनों मिसलें ही प्रमुख थी। तो इनका जो साम्राज्य विस्तार था, ये लगभग सतलज नदी था पंजाब में। तो इनके जो सरकार थी वो खालसा सरकार कहते थे अपने आप को। खालसा का मतलब शुद्धिकरण से भी होता है। और जो ये दल खालसा की स्थापना की गई थी, जो सिखों के 10वें गुरु हुए हैं, उन्हें दल खालसा कहाँ पर बुलाया था? केसगढ़ के किले में। केसगढ़ के किले में, जहां पर यह निर्धारित हुआ था कि अब जो सिख पुरुष होंगे वो अपने नाम में सिंह लगाएंगे और महिलाएं अपने नाम में कोड लगाएंगी। वहीं पर पंच प्यारे या पंचमकार घोषित किए गए थे। सिख लोग हमेशा अपने पास 5 वस्तुएं रखते हैं, और उनके पंच प्यारे भी होते हैं, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है, वो देख सकते हैं आप। ये क्या किया था? इनके जो साम्राज्य था,
साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 5 प्रांत, सॉरी 4 प्रांत, 4 प्रांत। 4 प्रांत कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो जैसे लाहौर, पेशावर, हाँ लाहौर, और एक आ जाएगा इसमें जो पख्तून का क्षेत्र, हाँ कश्मीर आएगा, कश्मीर, और एक क्षेत्र आ जाएगा मुल्तान का, जो पाकिस्तान में मुल्तान है। नंबर 4 मुल्तान, मुल्तान का क्षेत्र। ये इसके साम्राज्य में इनके कितने क्षेत्र थे टोटल? 4। बाद में इनका जो मूल था वैसे लाहौर था, और भंगी मिसल से इन्होंने अमृतसर का क्षेत्र भी जीत लिया था। अब दोनों को अलग अलग राजधानी बनाया गया। इसके अलावा एक जनरल लेख समझौता, और ये पढ़ेंगे। पहले जमान शाह के बारे में पढ़ते हैं, तो 1 बाय 1 इसमें हम ये लेते रहेंगे। एक जमान शाह हुए हैं, जमान शाह। ये जमान शाह कहाँ के शासक थे? अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान का जो काबुल का क्षेत्र पड़ेगा, है ना, समझो ये क्षेत्र हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा इतना? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बीच में एक नदी थी, जैसे चेनाब नदी, नदी का नाम क्या था? चेनाब, चेनाब। और ये इधर का जो क्षेत्र पड़ता था, ये सिखों का क्षेत्र पड़ता था, है ना, इस क्षेत्र में सिख थे, और ये नदी चेनाब। तो अफगानिस्तान का जो ये था जमान शाह, जमान शाह ने सिखों पर, यानी कि ये आ जाएगा पंजाब का जो क्षेत्र होगा, पंजाब या लाहौर का क्षेत्र, लाहौर, इस पर अटैक किया था इसने, पंजाब यानी कि राजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में। लेकिन क्या हुआ, राजा रणजीत सिंह ने जमान शाह को हराया, और जमान शाह जब वापस यहाँ से गया अपने देश में, काबुल जाना था, तो रास्ते में इसकी 12 तोपें यमुना, इसमें चेनाब नदी में गिरी थी। 12 तोपें, 12 जो तोप थी ना, उस नदी से राजा रणजीत सिंह ने इन्हें निकलवाकर और काबुल में वापस भिजवाया था। इस उपलक्ष्य में क्या किया जमान शाह ने? पहले क्या किया जमान शाह ने? अटैक किया, है ना, और यहां से फिर इसको हराया। किसने हराया था? हाँ, हराया रणजीत सिंह ने हराया। अच्छा, वापस जाते समय वही 12 तोपे वाली बात, 12 तोपे चेनाब नदी में गिरी। नदी का नाम क्या था? चेनाब नदी, उसमें गिरी, क्योंकि ये सिंधु की सहायक नदी है। तो इसने वापस करवाया इन तोपों को वापस। जब ये तोपें वापस की गई, अब इस उपलक्ष्य में इनको राजा की उपाधि दी गई थी, राजा उपाधि, राजा की उपाधि। ये किसने दी थी? जमान शाह ने दी थी। जमान शाह, जमान शाह कौन? जो अफगानिस्तान का शासक था। इनके पास 3 उपाधियां थी, एक तो महाराजा की उपाधि, राजा की उपाधि, और एक नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा गया है। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट ये यूरोप के शासक एक हुए हैं। एक यहाँ पर फ्रांसीसी यात्री आए थे, इसका नाम था विक्टर जैकमा, एक तो ये उपाधि हुई, और एक फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा, जैकमाउंट नाम था, विक्टर जैकमाउंट, विक्टर जैकमा। ये कौन थे? फ्रांसीसी यात्री, फ्रांसीसी। ये फ्रांसीसी यात्री यहां पर आए थे भारत में। इन्होंने एक उपाधि दी थी, क्या? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, बोनापार्ट। चूंकि ये बहुत ही न्याय प्रिय थे, और ये किसी को भी यानी कि जो निर्दोषों को कभी सजा नहीं दी, क्योंकि इनका जो न्यायालय था वो सर्वोपरि था। एक तो विक्टर जैकमा ने कौन सी उपाधि दी? नेपोलियन बोनापार्ट की। हालांकि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया, जिसने भारत में करनाल का युद्ध लड़ा है ना, वो अलग हम पढ़ेंगे। और एक समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। और नेपोलियन बोनापार्ट की जो उपाधि दी, ये राजा रणजीत सिंह को किसने? फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने। और राजा की उपाधि किसने दी? जमान शाह ने उपाधि दी। और महाराजा की उपाधि इन्होंने स्वयं ही धारण की थी जब इनका राज्याभिषेक किया गया, जब यहाँ के प्रमुख बने थे सुकर चकिया मिसल, लाहौर के प्रमुख बनाए गए। तो ये जमान शाह। इसके बाद में जमान शाह था कौन वैसे? अफगानिस्तान का आपको बताया था कि नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली बना था। ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र लगता था ना, यानी कि उसके पुत्र का पुत्र। तो इसने अटैक किया था सिखों पर, सिख साम्राज्य पर,
तब इसको हराया गया था और ये वापस चला गया था। फिर वहां पर अनिश्चितता फैल गई अफगानिस्तान में। बाद में एक शाह सुजावी भारत में आते हैं जिसने कश्मीर कोहिनूर हिला दिया था, वो भी चर्चा करते हैं। इसके बाद में अगर देखते हैं, ये तो क्या था, इसमें मिसलों की हमने चर्चा की, किस मिसल से संबंधित थे, और राज्याभिषेक, इनकी उपाधियां 3 हुई। जनरल लेक कौन था, आप ये भी देखिए, सॉरी, जनरल लेक में समझौता क्या किया गया था, इनके बारे में पढ़ते हैं। जनरल लेक एक अंग्रेज अधिकारी था। मराठा एक सरदार थे जिनका नाम था जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर, अंग्रेजों के बीच में कोई विवाद था तो उसको हरा दिया था, और जसवंत राव होलकर वहां से भागकर ये सिख साम्राज्य में प्रवेश किया, यानी कि सिखों के क्षेत्र में, और लाहौर में इसको शरण दी गई। तो जनरल लेक और राजा रणजीत सिंह के बीच में एक समझौता हुआ कि एक तो होलकर को शरण ना दें, दूसरा उसको वहां से बाहर निकालें, और एक ये था कि वो एक दूसरे की सीमा में प्रवेश ना करें। तो जनरल लेक एक अंग्रेज अधिकारी, ये क्या था, अंग्रेज अधिकारी, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। तो इसने किसका पीछा किया था, मराठा सरदार, ये जसवंत राव होलकर, जसवंत राव होलकर का पीछा किया, और इसको कहां पर ये किसने शरण ली, फिर यहाँ ये सिख साम्राज्य में, यानी कि सिखों के क्षेत्र में आ गया था। सिखों के क्षेत्र में शरण ली। ये शरण किसने दी थी, शेल्टर, राजा रणजीत सिंह। ये शरण किसने दी, राजा रणजीत सिंह ने शरण दी, इन्होंने शरण दी। तब इनके बीच में एक समझौता हुआ था, राजा रणजीत सिंह और इसके बीच में, दोनों में। क्या, एक तो जसवंत राव को लाहौर में शरण न दी जाए, ये राजा रणजीत सिंह के साथ में। दूसरा, एक दूसरे पर वो हमला नहीं करेंगे, हमला या युद्ध नहीं, सिखों में और अंग्रेजों में युद्ध नहीं होगा। दूसरा, जसवंत को वहां से निकाला जाए, यानी कि सिखों के क्षेत्र में ना रहे, जसवंत कहीं भी सिख क्षेत्र में नहीं, सिख क्षेत्र में शरण नहीं। ये कर्नल लेक के साथ में हुआ ये समझौता। इसके बाद में एक अमृतसर की संधि होती है, सन 1708 में संधि होती है। वो संधि क्या थी, उसमें क्या किया गया, आगे देखिएगा आप। अमृतसर की संधि, ये किसके बीच में हुई थी, अंग्रेज अधिकारी एक वो थे चार्ल्स मेटकोफ और राजा रणजीत सिंह के साथ में सन 1809 में हुई थी अमृतसर। इसमें क्या था, देखना, एक सतलज नदी थी, जैसे सतलज नदी, ये कौन सी नदी, सतलज नदी का ये पूर्वी भाग था, ईस्टर्न, और ये पश्चिमी भाग था, या पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बीच में क्या, सतलज नदी। किस किस के बीच संधि हुई, राजा रणजीत सिंह और प्लस चार्ल्स मेटकोफ, ये क्या थे, एक अंग्रेज अधिकारी, ये एक अंग्रेज थे। अंग्रेजों के और राजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है जिसमें अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेटकोफ। इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ, सतलज नदी को सिखों की और अंग्रेजों की सीमा मान लिया गया, और इसका जो पूर्वी भाग होगा इसमें अंग्रेज शासन रहेगा, अंग्रेज, और जहां पर पश्चिमी भाग में राजा रणजीत सिंह, यानी कि इधर तो क्या आ जाएंगे, सिख, यहां तो सिख होंगे और यहां पर अंग्रेज होंगे, सिख होगा राजा रणजीत सिंह, ये तो राजा रणजीत सिंह का क्षेत्र होगा, और पूर्वी क्षेत्र किसका आ जाएगा, ये अंग्रेजों का क्षेत्र होगा। इसमें सीमा किसको माना गया, सतलज नदी को सीमा माना गया।
तो इसकी शर्तें 3, क्या क्या शर्तें थी वो देखिए आप। सतलज नदी को सीमा माना गया, सतलज नदी को अंग्रेजों की और सिखों की सीमा मान लिया गया, या सीमा रेखा माना गया। दूसरा, पूर्वी भाग, पूर्वी क्षेत्र में कौन रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे, पूर्वी क्षेत्र में अंग्रेज, और पश्चिमी क्षेत्र में ये भी सीमा है, पश्चिमी क्षेत्र में कौन आ जाएंगे? यहाँ पर सिख लोग रहेंगे, ये सिखों का क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। ऐसे तीसरी क्या थी? एक दूसरे पर ये आक्रमण नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं किया जाएगा। तो 3 शर्तें क्या क्या हुई आशीष जी, देखना ये किस किस के बीच हुई? अंग्रेजों और राजा रणजीत सिंह के बीच सतलज नदी को सीमा रेखा माना गया, पूर्वी क्षेत्र में अंग्रेज रहेंगे और पश्चिमी क्षेत्र में सिख साम्राज्य, इसको सीमा। तो ये क्या था इसमें? अमृतसर की संधि सन 1809 में होती है। इसके बाद में एक त्रिपक्षीय संधि होती है, त्रिपक्षीय भी आप समझिएगा, ये क्या थी? ट्राईफोल्डेड एग्रीमेंट, त्रिपक्षीय संधि, त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि क्या थी? ये हुई थी सन 1838 में, 39 में राजा रणजीत सिंह की डेथ हुई थी। फिर तो एक वहां का शासक था जो टप्पल था, भगोड़ा शासक अफगानिस्तान का, उसका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा भारत में एक हेल्प लेने के लिए आता कि इसको सैनिक सहायता दी जाए। अंग्रेज और जो ये थे सिख, ये सैनिक सहायता देंगे। तो 3 लोग कौन कौन शामिल हुए? एक तो अफगानिस्तान के अपदस्थ शासक जिसका नाम शाह शुजा, नंबर 2 राजा रणजीत सिंह, नंबर 3 ओकलैंड। इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि वहां का अफगानिस्तान का इसको शासक बनाया जाएगा, लेकिन उसके बदले में शाह शुजा ने क्या दिया? एक तो कश्मीर का क्षेत्र और कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा हमने पहले पढ़ा था मुगलों के पतन में, इसमें पढ़ा जाएगा ना, करनाल का जब युद्ध हुआ था नादिर शाह, तो नादिर शाह यहाँ से ले गया था। और नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का पौत्र कौन था? जमान शाह। ये वही परिवार था, उनके पास था अफगानियों के। तो ये जो शाह शुजा था, इसने इसके बदले में कोहिनूर हीरा दिया और कश्मीर राजा रणजीत सिंह को। लेकिन इसी दौरान 1839 में, 38 में तो एग्रीमेंट हुआ था, 39 में राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है, फिर उनके उत्तराधिकारी थे। खैर इसके भी कौन कौन किस किस में संधि हुई थी? ट्राईफोल्डेड। एक तो इसमें राजा रणजीत सिंह, नंबर 2 क्या आ जाएंगे इसमें? नंबर 2 शाह शुजा, शाह शुजा। शाह शुजा कहाँ के थे? अपदस्थ शासक अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के अपदस्थ, इनको टपल्ड किया गया था, अपदस्थ शासक, अपदस्थ शासक। और नंबर 3 हो जाएंगे इसमें ओकलैंड, अंग्रेज अधिकारी ओकलैंड, ओकलैंड। ये इन्होंने तीनों ने हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए त्रिपक्षीय संधि कब हुई थी? 1838 में। तो जो शाह शुजा थे, शाह शुजा ने इसके बदले में क्या दिया? सैनिक सहायता लेना चाहता था। सैनिक सहायता के बदले में इसने हमें क्या? एक तो कश्मीर का क्षेत्र, कश्मीर का कुछ क्षेत्र उनके कब्जे में चला गया था जब से नादिर शाह ने अटैक किया था। और दूसरा कोहिनूर हीरा, कोहिनूर, कोहिनूर हीरा, है ना, ये दोनों चीजें दी है। ये किसे दिए थे? ये सिखों के पास आया, राजा रणजीत सिंह के पास, है ना। बाद में इनकी मृत्यु हुई, कोई सैनिक सहायता वहां नहीं दी गई, और वहां विद्रोह इतना हुआ कि शाह शुजा को वापस जाना पड़ा, वो अपने देश अफगानिस्तान चला गया था, काबुल। तो ये त्रिपक्षीय संधि। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या तो हमने क्या पढ़ा? एक तो राज्याभिषेक, मिसल, मिसल वैसे 12 से पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, जिनमें 2 प्रमुख थी मिसल, शुकर और भंगी मिसल। जनरल लेक समझौता क्या था? लाहौर संधि क्या थी? वो भी हमने लिख लिया। और एक त्रिपक्षीय संधि क्या थी? अब इनके प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। प्रशासन मंत्रालय क्या था ना, प्रशासन में क्या क्या पढ़ा जाएगा? रणजीत सिंह का प्रशासन,
प्रशासन में देखना क्या पढ़ेंगे, एक तो मंत्रालय, मंत्रालय, एक विभाग आ जाएंगे, विभाग, विभाग कितने थे टोटल 12 विभाग थे, जिसमें से हम 4 ही पढ़ेंगे प्रमुख, मंत्रालय हो जाएंगे 5। और इसके अगर देखे जाए जो क्षेत्र यानी कि जो प्रांत थे, प्रांत कितने 4, या प्रांतीय ऐसे लिख सकते हैं, प्रांतीय प्रशासन, प्रशासन। एक राजस्व व्यवस्था, राजस्व, एक हम पढ़ेंगे सैनिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन, पहले इसी के बारे में डिस्कस करें। तो मंत्रालय देखते हैं, मंत्रालय किसके कितने थे, एक तो जो राजा रणजीत सिंह थे ये अपनी सरकार को खालसा सरकार कहते थे, खालसा यानी कि प्रमुख, उसके कुछ नियम बनाए गए थे, और केंद्रीकृत सरकार थी, निरंकुश था ऐसे ही। तो इनके जो मंत्रालय थे वो 5 प्रमुख थे, जिनमें एक मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को वजीर कह सकते हैं, एक तो वजीर, तो ये ध्यान सिंह को, राजा ध्यान सिंह को वजीर बनाया गया था, ये इनके प्रमुख मंत्रालयों में से एक था जो मुख्यमंत्री बनता था। एक विदेश मंत्री, एक इसमें रक्षा मंत्री, और एक अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री जिसमें भगवान दास को नियुक्त किया गया था, और एक होता था सदर ए ड्योडी। सदर ए ड्योडी का अर्थ होता है कि जो राजा के सबसे करीब रहेगा, यानी कि उनका कहिए कि प्रमुख पीए कह सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होता है जैसे। तो 5 कौन कौन से, एक तो मुख्यमंत्री, सबसे प्रमुख, मुख्य मंत्रालय, मुख्य मंत्रालय का मुख्यमंत्री प्रमुख होगा, मुख्यमंत्री। एक आ जाएगा इसमें विदेश मंत्री, विदेश, जिसमें फकीर अजीजुद्दीन को नियुक्त किया गया था। नंबर 3 रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री इनमें जैसे दीवान हुए कई, है ना, दीवान मोहकम चंद्र, हरि सिंह नलवा, और एक हुए हैं, मैं नाम क्या था उनका, चंद्र सिंह, हाँ, चंद्र मिश्र, दीवान चंद्र मिश्र, विदेश। और एक आ जाएंगे वित्त मंत्री, वित्त या अर्थ मंत्री, भगवान दास को जैसे बनाया गया था, और एक थे सदर ए ड्योडी, सदर ए ड्योडी, सदर ए ड्योडी, ये 5 मंत्रालय थे। इन 5 मंत्रालयों में 5 सबसे प्रमुख मुख्य मंत्रालय, मुख्य मंत्रालय के प्रमुख को क्या कहते थे, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था, जैसे ध्यानचंद को, हाँ ध्यान सिंह, बल्कि राजा की उपाधि थी इनके पास, राजा ध्यान सिंह, राजा ध्यान सिंह। और इन्हीं के एक भाई थे राजा गुलाब सिंह, राजा गुलाब सिंह, और एक भाई थे सुचेता सिंह, राजा सुचेता, सुचेता सिंह। ये क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, 1 बाय 1, वो नहीं कि तीनों को बनाया गया था, पहले ये बने, फिर उनके छोटे भाई ये बने, और फिर ये बने इनमें राजा। तो क्वेश्चन है कि राजा रणजीत सिंह ने राजा की उपाधि किसे दी थी, तो इन तीनों के पास में राजा की उपाधि थी, जो मुख्यमंत्री बने थे इन तीनों के पास ही राजा की उपाधि। एक बार क्वेश्चन आया, राजा रणजीत सिंह ने या महाराजा रणजीत सिंह ने राजा की उपाधि किसे नहीं दी, तो इन तीनों को मिली थी, चौथा ऑप्शन जो भी था इनके अलावा, एक तो कौन, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, और एक सुचेता सिंह, इन ये तीनों भाई थे, इन तीनों भाइयों के पास राजा की उपाधि। जो विदेश मंत्री थे ये थे फकीर अजीजुद्दीन, क्या नाम आ जाएगा, फकीर अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन। फकीर से मतलब वो नहीं भीख मांगने वाले फकीर समझ ले कभी, है ना, एक हाँ कास्ट होती है फकीर। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री सबसे पहले बना गया जैसे दीवान मोहकम चंद्र को, और ये एक बनाया गया था दीवान चंद्र मिश्र को, और एक ये हरि सिंह नलवा को बनाया गया, इसमें भी 3 थे। रक्षा मंत्री किसे, जैसे दीवान मोहकम चंद्र, मोहकम चंद्र, दूसरे बनाया गया दीवान चंद्र मिश्र को, दीवान चंद्र मिश्र। एक बने थे हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा। ये क्या थे, 1 बाय 1, 1, 2 और 3, ये विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री सॉरी डिफेंस मिनिस्टर। नंबर 4 जो वित्त मंत्री बनाया था ये भगवान दास को बनाया गया था, भगवान दास। आशीष जी हमने वो पढ़े थे पंच प्यारे, कौन थे पंच प्यारे,
मोहकम चंद चिंबा, साहिब चंद, हिम्मत बीवर और एक धर्मदास, और एक थे उसमें ये दयाराम खत्री, ये थे ना, वो थे ना मोहकम चंद्र छिंबा, जो एक दर्जी थे द्वारका के, वो अलग थे और ये अलग हैं। ये मोहकम चंद्र है नाम, वो मोहकम चंद्र छिंबा, ये मोहकम चंद्र, दोनों अलग अलग। तो 5 मंत्रालय कौन से? मुख्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त या अर्थ फाइनेंस मिनिस्ट्री, और सदर ए ड्यूटी, इसको आप मानिए जैसे पीए होते हैं, ये राजा के सबसे नजदीकी, सबसे करीबी, राजा के करीबी, राजा के करीबी, बहुत ही करीबी ये थे। तो ये 5 मंत्रालय थे और इनकी सहायता के लिए कुछ विभाग बनाए गए थे। वैसे 12 विभाग थे, उन 12 विभाग में 4 प्रमुख थे। अब उन पर चर्चा करते हैं। तो विभाग कौन कौन से थे ये आप नोट करते रहिए अगर, या स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगर उसमें लेना चाहें तो। अब हम बात करते हैं विभागों की। मंत्रालयों की सहायता के लिए विभाग कितने? टोटल 12। 12 में से हम 4 ही पढ़ेंगे प्रमुख। ये सबसे प्रमुख थे 4 विभाग। 4 कौन कौन से थे? एक तो जैसे आ जाएगा सदर या दीवान नाम में लगाएंगे, आसवाब उल माल, है ना, क्या नाम था पूरा? दफ्तर, या तो दफ्तर नाम लगाएंगे या दीवान नाम लगाएंगे। 3 4 दफ्तर या दीवान। दफ्तर ए आसवाब, आसवाब उल माल। एक तो ये किसका नाम था? विभाग का नाम आसवाब उल माल। और एक था दफ्तर ए तोहीजात, जो राज परिवार के खर्च था उसकी जात के लिए, देखभाल के लिए। और एक था दफ्तर ये मावाजात, दफ्तर मावाजात। और दफ्तर रोजनामचा खर्च, दफ्तर ये रोजनामचा, जिसमें डेली खर्च लिखे जाते, रोजनामचा खर्च। इनके कार्य क्या थे? तो 4 ये थे विभाग। जैसे दफ्तर आसवाब उल माल, इसका कार्य क्या था? एक तो राजस्व विभाग, जो भी आय व्यय या राजस्व विभाग सबसे प्रमुख था, तो राजस्व विभाग था, राजस्व, रेवेन्यू, राजस्व विभाग। या ये आय व्यय का खर्चा रखता था, आय व्यय। दफ्तर तोहीजात, ये जो राज परिवार के खर्च थे, राज परिवार यानी कि दरबार का भी उसमें राज परिवार के खर्च का लेखा जोखा रखने वाला, ऑडिटिंग करता था, जो दरबार में गतिविधियां होती थी उनके खर्च के लिए ना। नंबर 3 दफ्तरे मावाजात, इसमें था जो सैनिक और असैनिक, जो उनके वेतन दिए जाते, वेतन से संबंधित या उनकी नियुक्ति होती थी उससे संबंधित जो भी खर्च होते थे, या तो कोई सैनिक या असैनिक, दोनों, सैनिक या असैनिक, खर्च या वेतन का लेखा जोखा रखने वाला। दफ्तर रोजनामचा भी होती है एक पुलिस डिपार्टमेंट में, आपने देखा हुआ, जो डे टू डे का खर्च होता है, प्रतिदिन का खर्च, प्रतिदिन खर्च का लेखा जोखा रखने वाला, लेखा जोखा। तो ये 4 क्या होते थे? उसके विभाग होते थे। इन विभागों में किसका क्या कार्य था? हाँ जी, कुछ जी। सैनिक, एक तो सैनिक है जो लड़ाई युद्ध करेंगे, उसके अलावा दफ्तर में काम करने वाले जैसे क्लर्क्स होते हैं। अभी भी अगर देखें ना, एक तो सिविलियन होते हैं और एक डिफेंस में, तो डिफेंस में तो वो हो जाएंगे सब जो सैनिक होते हैं, हमारी आर्मी होती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये तो क्या होंगे? सैनिक। और जैसे टीचर्स होते हैं या पोस्ट विभाग में हैं या कहीं आप रेलवे में हैं, ये क्या सिविलियन हो जाएंगे, असैनिक। तो सैनिक और असैनिक खर्च वेतन उनका लेखा जोखा इसमें रखता था। और दफ्तर रोजनामचा, जिसमें डे टू डे का खर्च लिखा जाता। तो मंत्रालय कितने थे? 5, और उनकी सहायता के लिए जो विभाग थे वो 12 थे, लेकिन उनमें ये प्रमुख थे।
तो आगे देखते हैं। चलिए, हमें इसमें और क्या करना है। विभाग, प्रांतीय प्रशासन भी देखिएगा आप, है ना। सैन्य विभाग की अलग से वीडियो बनाएंगे, ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा, प्रांतीय प्रशासन। इस पर एक बार चर्चा करते हैं। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। तो जो प्रांत थे, प्रांत कितने थे टोटल, 4 प्रांत, जैसे पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर। और इन चारों के जो प्रमुख होते थे, जैसे अगर हम बात करते हैं पूरा हमारा देश हुआ, जैसे भारत देश, भारत में फिर राज्य कितने हैं 28, और केंद्र शासित राज्य हैं 8 उसमें। तो ये तो क्या आ जाएंगे राज्य। राज्यों का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। राज्यों को किस में बांटा गया, फिर मंडलों में, कमिश्नरी में, कमिश्नरी को जिले में, जिले को फिर परगना तहसील में, तहसील को फिर गांव में। ऐसे ही क्या था, पहले पूरा एक प्रांत था, पूरा जो ये था ना प्रांतीय प्रशासन, एक साम्राज्य था, पूरा साम्राज्य ना। इसके कितने भाग बने थे, 4 भाग, 1 2 3 4, 4 भाग बने। तो 4 अगर देखे जाए, 4 राज्य कौन कौन से थे, 4 राज्य। एक का नाम क्या था, लाहौर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, पेशावर, और एक क्या आ जाएगा, कश्मीर। अगर ये आता ना कि राजा रणजीत सिंह में कितने प्रांत थे, तो आंसर क्या लगाएंगे, 4। अब प्रत्येक प्रांत का, जैसे प्रांत था, प्रांत, प्रांत किस में बटा था, परगना में, परगना, परगना किस में बटा हुआ था फिर, प्रांत, परगना, परगना बटा था तहसील होती जैसे, और ताल्लुक मौजा ग्राम, इसको क्या बोलते थे, मौजा या फिर ग्राम। इस तरीके से पार्टीशन था। पूरा साम्राज्य 4 प्रांतों में था। प्रांत का जो प्रमुख कहलाएगा, नाजिम कहते थे उसको, नाजिम, जो प्रांत का प्रमुख था। जैसे राज्य का प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री। परगना, परगने की हम तुलना जिला से कर सकते हैं, जैसे जिला। और परगने का प्रमुख अधिकारी ये कारकुन, या कारदार, कारकुन नहीं, कारदार, कारदार, इसका प्रमुख कारदार। कारदार की तुलना हम डीएम से कर सकते हैं, जैसे डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कारदार वो हो जाएगा। ओके, तो प्रांत का प्रमुख कौन हुआ, नाजिम। प्रांत कितने थे, 4। हाँ, प्रांत को किस में विभाजित किया गया, परगना में। परगना का प्रमुख कारदार, कारदार, ये कारदान बन गया फिर, कारदार। ताल्लुक, ताल्लुक का प्रमुख ताल्लुकेदार, ताल्लुकदार। ताल्लुकदार की तुलना में एसडीएम से कर सकते हैं, एसडीएम। एक ताल्लुके में लगभग 50 से 100 गांव हुआ करते हैं, तो 50 से कितने 100 तक, इतने ग्राम हुआ करते एक ताल्लुका में। और सबसे छोटी इकाई मौजा ग्राम होती थी। गांव का जो प्रमुख था उसमें पंचायत होती थी एक, जैसे अब ग्राम पंचायत होती थी, तो तब भी एक कौन सी, पंचायत समिति, ये इसकी प्रमुख होती थी, पंचायत। पंचायत ग्राम की प्रमुख होती थी, गांव की। तो सबसे छोटी इकाई गांव, सबसे बड़ी इकाई प्रांत, और प्रांतों के ऊपर साम्राज्य। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रणजीत सिंह पर दूसरी बनेगी, क्योंकि अभी और भी हैं। रणजीत सिंह का जो सैन्य प्रशासन है वो काफी महत्वपूर्ण है, उससे हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो हम पढ़ते हैं सिख साम्राज्य, ये 2 के लिए ही पढ़ते हैं, तो 10वें और पहले सिख गुरु, यानी कि तो सिख गुरु किया है, और दूसरा जो महान शासक हुए हैं राजा रणजीत सिंह। तो राजा रणजीत सिंह के लिए हम एक और दूसरी वीडियो बनाएंगे, जिसमें क्या आएगा, सैन्य प्रशासन और राजस्व प्रणाली, उसके बाद में उत्तराधिकारी, वो एक वीडियो हो जाएगी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।